आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के हमारी गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चमकते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां हम सभी जोरों शोरों से सीटेट दिसंबर 2022 की धमाकेदार तैयारी कर रहे हैं और अब एंडिंग की ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, परिश्रम और सफलता के नाम से जो सीरीज चलेगी, लगभग 40-45 वीडियो छोटे छोटे बनेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसको भी हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं, जो कुछ बचा है जल्दी से उसको भी पूरा कर लेते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सॉल्व भी करा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर के, यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उस पे हमने पिछली क्लास में 3 घंटे की वीडियो में 3 पेपर को सॉल्व करवाया था, उसको आप देख लीजिए, शेयर कर दीजिए। और अब हम आपसे बात करने चल रहे हैं आज समावेशी शिक्षा की अंतिम क्लास के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है और ज्यादा रिवीजन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 में हमने CWSN को पढ़ाना चालू किया था, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, है ना। इसमें 5 प्रकार के बच्चे होंगे। एक जो है प्रतिभाशाली, जिसे हम सेकंड वीडियो में या सेकंड पार्ट में पढ़ चुके हैं, और एक होगा धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं, और एक होगा पिछड़े बच्चे, इनकी भी चर्चा हम अब तक की क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि समस्यात्मक बच्चे कौन कौन से होते हैं, और हम बात करेंगे असमर्थ बालक या दिव्यांग बच्चों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा समस्यात्मक बच्चे और दिव्यांग बच्चे पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, तो आप प्लीज जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसे आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कहा समावेशी शिक्षा पार्ट 3। पार्ट 3 में जो सबसे पहली हेडिंग है, 3 बच्चे हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे बालक की बात करने चल रहे हैं जिनको विशिष्ट आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, और वो चौथा बच्चा है समस्यात्मक बालक। आइए हम देखते हैं समस्यात्मक बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है। समस्यात्मक बच्चों की जो पहचान है वो कैसे की जा सकती है, हम उसकी चर्चा आपसे करते हैं। सबसे पहली पहचान, निरीक्षण का प्रयोग करके उनको देखते रहिए, उनकी शरारतों पर उनसे टोकते रहिए। फिर क्या है, अभिभावकों, शिक्षकों और मित्रों से वार्तालाप करिए, इनकी समस्या क्या है उसके रीजन को जानने का प्रयास करिए। तीसरा है कथात्मक अभिलेख। ठीक है, कथात्मक अभिलेख का मतलब ये होता है जो चीजें पहले से लिखी गई हो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चौथा है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा। मनोवैज्ञानिक का मतलब उनको थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक ढंग से भी देखना चाहिए, उनका परीक्षण किया जाना चाहिए या क्या रीजन है उसकी चर्चा की जानी चाहिए। संचयी अभिलेख, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। साक्षात्कार, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अभिलेख का मतलब जो पहले से लिखा गया हो उसकी उनकी प्रैक्टिस करानी चाहिए। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू के माध्यम से भी उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है समस्यात्मक बच्चों की विशेषताएं। अब हम कुछ फीचर्स बात करेंगे। अभी तक तो हम पहचान की बात कर रहे थे, अब हम देखेंगे कि समस्यात्मक बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं, उनको देखते हैं। न्यून मानसिक क्षमता, उनकी जो मानसिक क्षमता होती है बहुत कम होती है, और समस्यात्मक लक्षण उनमें पाए जाते हैं। बैठने में दिक्कत, तालमेल बिठाने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत आदि दिक्कतें उनको होती रहती हैं, क्योंकि वो मस्तिष्क से थोड़ा सा दिक्कत में होते हैं। और देखिए, स्कूल के कार्यों में सक्रिय न होना, अनुशासन का विरोध करना, असहयोग की प्रवृत्ति रखना, संदेह करना, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें तुम्हें शक हो रहा है तो आपकी श्रेणी में आते हैं समस्यात्मक बच्चे। ऐसा नहीं है ना, ऐसे बच्चे जो हमारी एकेडमिक क्लासेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने समस्यात्मक बच्चों की विशेषताएं भी देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अत्यधिक मानसिक क्षमता भी इनमें पाई जाती, दक्षता का ना होना, सॉरी, अत्यधिक मानसिक दक्षता इनमें नहीं होती, अर्थात इनकी जो मानसिक कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती। हीन भावना के कभी कभी ये शिकार हो जाते हैं। इनके अंदर 2 विचार आपस में लड़ते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, मानसिक द्वंद्व की स्थिति पाई जाती है। अप्रसन्न और चिड़चिड़े प्रवृत्ति के भी ये होते हैं। चलो भैया, ये हमने देखा कि समस्यात्मक बच्चों की क्या क्या पहचान या क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। आइए समस्यात्मक व्यवहार के कारण ये ऐसा क्यों करते हैं उसकी जांच हम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि इनको हम समस्यात्मक बच्चे कहते क्यों हैं, इनका कारण क्या है समस्यात्मक बच्चे हो जाने का। सबसे पहला है परिवेशीय और सामाजिक कारण। हो सकता है इनका परिवार भी इसी टाइप का हो, उनका पालन पोषण सही से न हुआ हो, है ना। शारीरिक कारण, किसी कष्ट में हो या शारीरिक रूप से कोई दिक्कत हो, किसी बीमारी से जूझ रहे हो,
तो भी उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। स्वभाव संबंधी संवेगात्मक कारण, हमारे संवेग भी हमारे स्वभाव में बहुत मायने रखते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों का स्वभाव ही बेकार सा हो जाता है। अनुवांशिकी कारण भी बहुत मायने रखते हैं। जिस स्वभाव के, जिस प्रकार के हमारे माता पिता होते हैं, 90% चांस होता है कि हम उसी प्रवृत्ति के होंगे, उसी प्रकार के होंगे, उसी गुणों वाले होंगे, चाहे वो शारीरिक गुण हो चाहे मानसिक गुण हो, लेकिन कभी कभी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये हमने आपसे बात किया कि समस्यात्मक व्यवहार जो समस्यात्मक बच्चे करते हैं उसका कारण क्या होता है, नकारात्मक संवेग भी उनके अंदर विकसित होते हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं कि क्या इन बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, इन बच्चों को यूं ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हम प्रत्येक बच्चे को सुधार करके दिखाएंगे और समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई, आइए उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि मजा आए, है ना। जो पहला पॉइंट है ये कहता है माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। अगर वो समस्यात्मक प्रवृत्ति का है तो ऐसा उसे लगे कि हमारे माता पिता में सहयोग दे रहे हैं ताकि उनमें धीरे धीरे सुधार किया जा सके। दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार दिया जाना चाहिए ताकि उनके अंदर पढ़ने के प्रति, शिक्षा के प्रति रुचि को विकसित किया जा सके। अब हम आपसे पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। जो पांचवा बच्चा था, है ना, हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले में पढ़ते समय किसको विशेष स्पेशल सुविधाएं चाहिए, ऐसे 5 बच्चे थे। प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले बालक और पिछड़े बालक और समस्यात्मक बालक, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब ये 5वां बालक है जिसे हम कहेंगे दिव्यांग, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, दिव्यांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शब्द दिया था, नहीं तो इससे पहले विकलांग चलता था। इस विकलांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2014, शायद मैं ठीक हूं, 22 जनवरी 2014 को इन्होंने दिव्यांग शब्द को जोड़ा था। मतलब ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे, कुछ बालक जन्म से शरीर के किसी अंग में दोष होता है, मतलब जन्म से ही उनके बॉडी पार्ट्स में कोई दिक्कत होती है, या बाद में किसी बीमारी या दुर्घटना या आपात चोट लगने से के कारण शरीर का अंग दोष युक्त हो जाता है, ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, दिव्यांग। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे दिव्यांगता जन्मजात होती है कि वातावरणीय भी होती है, तो जो दिव्यांगता है वो वातावरणीय भी होती है और जन्मजात भी हो सकती है। दोनों टिक लगाइएगा। चलो भैया देखते हैं दिव्यांग बच्चों में कौन कौन से लोग आते हैं। दिव्यांग बच्चों में देखो, वेडल ने 1996 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द रिजेक्टेड बॉडी। द रिजेक्टेड बॉडी, है ना। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये बीच में फ्लो बना हुआ था। ये नोट पॉइंट्स कहां से आ गया, है ना भैया। चलो आ गया है तो पढ़ ही लेते हैं, नहीं तो हमारा तो फ्लो बना था किस पे, दिव्यांग बच्चों के बारे में। अब आ गया है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब आया, 2009 में। नई शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक 3 से 18, मतलब 3 पूरा करके जब चौथे वर्ष में जाएगा तो स्कूल में रहेगा, 3 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, भी अप्लाई नहीं हुआ है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। आइए दिव्यांग बच्चों के प्रकार, ये नोट पॉइंट बीच में आ गया था, घुस गया था, है ना, वरना दिव्यांग बालकों के बारे में हमने पढ़ा। ये जन्मजात होते हैं, ये वातावरण में भी कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उससे भी हो जाते हैं। अब उस स्लाइड के बाद इस स्लाइड को आपको पढ़ना है। हमने कहा तो जो दिव्यांग बालक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दिव्यांग बालक किसी दिव्य अंग, मतलब शारीरिक रूप से, और दृष्टिबाधित दिव्यांग, अस्थिबाधित दिव्यांग, बहुदिव्यांग, ना उन्हें सुनाई देता है ना उन्हें दिखाई देता है तो उसे हम बहुदिव्यांग कहेंगे। श्रवण बाधित, जिनको सुनने में भी दिक्कत होती है, ये इस प्रकार के दिव्यांग बच्चे या इतने प्रकार से डिसेबल बच्चे क्या कहलाते हैं, दिव्यांग बच्चे कहलाते हैं। चलो भैया अब देखिए, जो ब्रेल लिपि खोजी गई वो किसके लिए खोजी गई, श्रवण बाधित के लिए कि दृष्टि बाधित के लिए, तो आप टिक लगाओगे दृष्टि बाधित के लिए। दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल लिपि खोजी गई। इसमें बात क्या कही गई, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उकेरा जाता है। इस बिंदुओं को उंगलियों पर रखा जाता है और पढ़ाने की इस विधि को क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। ऐसे समझो, सीधी सी बात, ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब किया गया, 1821 में। किसने किया, फ्रांस के
नेत्रहीन लुई ब्रेल ने, वाओ, है ना, उनके नाम पर ही इस ब्रेल लिपि को ब्रेल लिपि कहा गया। इसमें कितने पॉइंट होते हैं? 6 बिंदु होते हैं जिनसे 64 अक्षर बनाए जा सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये आप याद रखो या ना याद रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको और इसको और इसको और इसको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसी को ब्रेल लिपि कहते हैं। सीटेट में कई बार यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसे हम बहुत यहां उलझना नहीं चाहते हैं, ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और हम आपको 3 पॉइंट पढ़ा दे रहे हैं। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग जो मानसिक रूप से दिव्यांग है उनका संस्थान कहाँ है? सिकंदराबाद में। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो भी इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अधिगम अक्षमता एक टॉपिक है। अधिगम अक्षमता का मतलब ये है कि कुछ बच्चे सीखने में जिनको दिक्कत होती है, उस शब्द को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। जिनके अंदर क्षमता नहीं होती अधिगम करने की किसी भी प्रकार की जिनके अंदर क्षमता नहीं होती उन्हें हम अधिगम अक्षम बालक कहते हैं, या उसको जिस टॉपिक में हम पढ़ते हैं उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। याद रखिएगा, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार सैमुअल किर्क ने 1663 ईस्वी में किया था। 1663 ईस्वी में सैमुअल किर्क ने अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ आपके सामने डिसेबल चिल्ड्रन या अधिगम अक्षमता जो एग्जाम में पक्का पूछी जाती है वो लिखी हुई है, उसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसको हम एक विशेष टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ऐसे पढ़ लीजिए कि जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। जिन बच्चों को गणित कौशल में संबंधित दिक्कत होती है, गणित को पढ़ने में दिक्कत होती है, जोड़ घटाने करने में दिक्कत होती है, उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत जरूरी नहीं है। यही 3 सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो हमने अधिगम अक्षमता को भी पढ़ लिया। अधिगम अक्षमता को हम और अच्छे से आपको दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, इनको हम समझते हैं, ठीक है। हमने कहा जो स्टिंग वॉकिंग विधि है ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कार्य करती है। इस विधि से किसे पढ़ाया जाता है? दृष्टिबाधित बच्चों को, ठीक है। स्टिक वॉकिंग। प्रदर्शन विधि किसके लिए है? ये प्रदर्शन विधि ऐसे बच्चों के लिए है जो समझने में धीमी गति से सीखने वाले हैं, समस्यात्मक बच्चे हैं। इन सब के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रदर्शन विधि का। जबकि योजना विधि का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? प्रतिभाशाली के साथ। ये मेनिंजाइटिस एक शब्द लिखा हुआ है, ये एक बीमारी है जब हमारे दिमाग की नसों में सूजन आ जाती है तो उसी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस की वजह से हम श्रवण बाधित हो जाते हैं। श्रवण बाधित कहने का मतलब ये है हमको सुनाई नहीं देता, सुनने में हमें समस्या होने लगती है। इफ वी हैव मेनिंजाइटिस, यदि हमारे पास मेनिंजाइटिस की समस्या आ जाती है तो मेनिंजाइटिस का मतलब होता है दिमाग की नसों का सूजन, दिमाग की नसों में सूजन आ जाना। इस प्रकार हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को हमने खत्म किया। समावेशी शिक्षा से संबंधित जो भी बातें थी, बेहद जरूरी बातें थी, उसको हमने किया। जो बातें जरूरी नहीं थी उसको मैंने इसके, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट दे दिया, उनको हमने नहीं पढ़ा। हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं उनकी चर्चा हम आपसे करते हैं। और इन तीनों पार्ट को देख लीजिएगा, पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, और इनसे संबंधित जब आप प्रश्न करेंगे तो 100% वो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लासेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।